दोस्तों, महीना सितंबर वर्ष 1938, जगह लाध्या वैली, जिसके आसपास चुका, ठाक, सैम, कोट किंदरी, पूर्णागिरी, ये सारा एरिया लद्या वैली के आसपास का था, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जब अप्रैल में चुका मैन ईटर को मारा था तो इन सब जगहों के नाम आए थे बार बार। तो ये एरिया, ये वैली, ये क्षेत्र एक बार फिर से कपकपा गया, थर्रा गया, एक खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गया। शाम तो छोड़ो, दिन में आदमी का निकलना मुश्किल हो गया। हुआ यूं, एक आदमखोर एक्टिव हो गई। कोट किंदरी गांव में मतलब एक दिन पहले कुछ हवा और कुछ आंधी आई थी, जिससे एक आम के बगीचे से आम जमीन में गिर गए थे, जिनको बटोरने के लिए कोट किंदरी से गांव के कुछ लोग गए, कुछ बच्चे और कुछ लोग गए। एक बच्ची और गई साथ में। तो वो जब आम को बटोर रही थी तो उसी टाइम न जाने कहाँ से दौड़ता हुआ एक बाघ आया और उस बाघ ने उस बच्ची को पकड़ा और पकड़ के सेकंड्स में गायब हो गया। जब तक लोग कुछ सोचते समझते, बाघिन गायब हो चुकी थी बच्ची को लेकर के। और दहशत इतनी थी कि गांव वालों ने उसके पीछे जाना भी जो है उचित नहीं समझा। और जब तक जिम कॉर्बेट साहब पहुंचे तब तक तो उसके निशानी कुछ मिलने का चांस ही नहीं था। और बाघ लड़की को कहाँ ले गया, किस तरफ ले गया, किसी को पता नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ मैं उत्तरांचल डायरीज़ में। कैसे हैं आप लोग? दीदी, बहनियों, दाजू, भूला और नानतीनो, ठीक छा? सब मजे में? बस सब मज़े में रहना, सब खुश रहना, कहानियाँ सुनते रहना। शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबको, थैंक यू बोलता हूँ कि आप उत्तरांचल डायरीज़ में आते हैं और मेरी कहानियों को सुनते हैं, और मुझे भी सुनाने में बड़ा आनंद आता है आप लोगों को। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। ये जो कोट कुंदरी गांव है, ये चुका से दक्षिण पश्चिम में था, और यहाँ से जो ठाक की डिस्टेंस थी वो करीब 3 मील थी। अप्रैल में ही इन्होंने जो है चुका के नरबख्शी को मारा था। आपको याद होगा चुका का नरबख्शी, मैन ईटर ऑफ चुका, मैंने जो कहानी सुनाई थी। 1938 की गर्मियों में एक टेंडर पास हुआ था, एक ठेका उठा था, जिसपे इस क्षेत्र के वनों को कटान होना था। जो पेड़ थे इनका कटान होना था। पेड़ों को चिन्हित कर दिया गया था, लेकिन ठेकेदार के आदमी आने को तैयार नहीं थे इस आदमखोर के कारण। इसका इतना खौफ था। और नवंबर में या दिसंबर में तक ये ठेका कटान पूरा होकर के ये लकड़ी को युगांडा जाना था संभवतः। तो अगर ये कटान नहीं होता तो ये टेंडर कैंसिल हो जाता, तो गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान होता। उस टाइम में उत्तराखंड कोई स्टेट नहीं होता था, यूपी के साथ जुड़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं था। उस टाइम में यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। तो ये यूनाइटेड प्रोविंस की ही घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ताकि उस टाइम आप उत्तरांचल अलग ना करें। तब उस टाइम स्टेट अलग नहीं था। और डोनाल्ड स्टीवर्ट ने इसीलिए जिम कॉर्बेट साहब को भी तार भेजा था कि साहब आप आइए और ये इसको हमें हेल्प कराइए, ताकि हम जो है ये पेड़ों को कटान कर सकें, ठेका कैंसिल ना हो। तो जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि मैं उसके इस मैसेज पे नहीं गया कि ठेकेदार का काम हो। मैं वहाँ गांव वालों की को सेव करने के लिए जाने का मैंने फैसला किया। कोट किंदरी जाने का एक सीधा सा रास्ता था, जो नैनीताल से काठगोदाम, काठगोदाम से टनकपुर, टनकपुर से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से पैदल 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 चल के करीब 12 मील जा कर के वो पूर्णागिरी की जो तलहटी, तलहटी से फिर एक रास्ता पूर्णागिरी होकर के और दूसरा रास्ता नदी के किनारे किनारे जहाँ पे एक ट्राम थी, वहाँ से जा कर के आगे अपना रूट में आपको सब जो उससे बता चुका हूँ। कलडुंगा जाता था, कलडुंगा से फिर जो है रास्ते कटते थे, सब मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होता है। तो इन्होंने क्या फैसला किया कि अच्छा ये इस रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि कारण एक और था
इस रूट में ये जो एरिया था, ये क्षेत्र बहुत बुरी तरह से मलेरिया से ग्रसित था। इसमें एक महामारी की तरह मलेरिया फैला हुआ था उस टाइम। तो इन्होंने एक 100 मील एक्स्ट्रा लंबा रास्ता लेकर के कोट किंदरी जाने की सोची। तो 100 मील जो एक्स्ट्रा लंबा रास्ता जाना था, इनको ये मारनौला होकर के जाना था। मारनौला होकर के ये जाते और वहाँ से जो है एक इनको जो है शेयरिंग रोड मिलती, और वो शेयरिंग रोड क्रॉस करके ये जो है कोट कुंदरी तक जा सकते थे। तो इन्होंने ये रूट डिसाइड किया कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा। इनकी जाने की तैयारी चल रही थी, अपनी सब पैकिंग वैकिंग वगैरह कर रहे थे, अपने आदमी तैयार कर रहे थे। इतने में इनके पास खबर आई कि साहब, सैम गांव में एक वृद्धा के ऊपर बाघ ने अटैक कर दिया है। बड़ा टेंशन। और वो जो वृद्धा थी, वो सैम जो गांव था उसके मुखिया की माँ थी। हुआ यूं कि वो अपने घर के नीचे का जो खेत होता है, वो 2 खेत थे वहाँ पे जाकर के लकड़ियाँ बीन रही थी। और लकड़ियाँ बीनते हुए वो उठा करके अपने घर की तरफ आ रही थी। जैसे ही घर के पास पहुंची, तो वहीं पे एक बाघ जो है घात लगा के बैठा हुआ था। वो बाघ ने छलांग लगाई और उस वृद्धा को पकड़ा। वृद्धा बहुत जोर से चिल्लाई, उसको एक मौका मिला चिल्लाने का, बस वो चिल्लाई। और नीचे खेतों में जो उसका बेटा काम कर रहा था, उसकी नज़र ऊपर गई, तो उससे वो देखा तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वो जड़वत हो गया, वो हिल नहीं पाया, वो दहशत में आ गया इतना, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। जैसा खड़ा था वैसे ही कांपता रह गया। उसकी माँ को उस बाघ ने पकड़ा और वहीं 12 फुट ऊपर खेत पे ले गई और वहाँ से सीधे जंगल की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद जब ये सदमे से थोड़ा सा इसका वो हुआ, तो ये जोर जोर से चिल्लाया। गांव वाले आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बाघ के पीछे जाकर के उसको ढूंढने की। तो वो बोला गया कि भाई अब जो है पटवारी साहब को बुलाओ। पटवारी जी को मैसेज किए गए, एक के बाद एक कई मैसेज किए गए, लेकिन पटवारी जी को फिर भी आने में 2 दिन लग गए। पटवारी जी अपने साथ करीब जो है 70-80 आदमियों को लेकर के आए थे, क्योंकि अकेले दुकेले तो उस रास्ते में चला ही नहीं जा सकता था, इतना आतंक था उस बाघ का। तो वो लोग गए, सब लोग ढूंढने के लिए। तो अब आप ये देखिए जरा, बाघ की दादागिरी देखिए आप, बाघ का खौफ देखिए आप क्या था, और बाघ की हिम्मत देखिए। बाघ मात्र वहां से 60 गज दूर, यानी कि 60 गज दूर जाकर के वो बुढ़िया को उसने खाया था, उस वृद्ध महिला को उसने खाया था। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उस महिला के कपड़े और हड्डियाँ मिली, जिनको ये ले आए और उसको ला करके उसकी अंत्येष्टि वगैरह करी। और जब तक ये खबर आई, तो एबिस्टन साहब, जिनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल तीनों जिलों के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, मैंने आपको तब भी बताया था, उनके साथ काउंसिल ऑफ वॉर पे जिम कॉर्बेट की चर्चा हुई। तो उनको जाना था अस्कोट, एक लैंड डिस्प्यूट था, उसको सुलझाने के लिए। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब से चर्चा होने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले जो है जिम कॉर्बेट के साथ जाएंगे, और अब बागेश्वर होके नहीं जाते हुए वो इनके साथ, इनके रूट से चलेंगे। अब जब ये प्रोग्राम इनका तय हो गया, तो एबिस्टन साहब, उनकी वाइफ और कॉर्बेट साहब, बाकी इनके दल के लोग, एबिस्टन साहब को, जिम कॉर्बेट साहब जो है उनके अच्छे दोस्त थे, अच्छे जानने वाले भी थे, तो उनको एबी एबी कह करके भी वो पुकारा करते थे, मिस्टर एबी। जैसे हम लोग फलाना भाई बोलते हैं, वैसे मिस्टर एबी करके बोलते थे। तो इन्होंने क्या किया, जिम कॉर्बेट ने ये सोचा कि अगर हम इस रूट से जाते हैं तो इस रूट में हमें पर्वतारोहण बहुत करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हमको चढ़ने पड़ेंगे और बहुत तकलीफ होगी। तो अब रूट चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अब प्लेस भी चेंज हो गया है। पहले जाना था कोट किंदरी, अब दूसरा अटैक हो गया था सैम में। तो इन्होंने क्या किया, एक नया रूट लिया जो नंधौर घाटी के रास्ते से जाता था। एक घाटी थी नंधौर घाटी के रास्ते से जाता था। वहां से लादिया नदी को पार करके ये सैम गांव पहुंच सकते थे। 12 अक्टूबर को एबी साहब नैनीताल से चले, और उसके अगले दिन इनकी जिम कॉर्बेट साहब से मुलाकात हुई। ये मुलाकात इनकी हुई अपना
ये हल्द्वानी के पास चोर गलिया में। हल्द्वानी जानते हैं आप, हल्द्वानी के बाद अपना गोलापार, गोलापार के आगे चोर गलिया। अब तो हल्द्वानी में ही आ गया है, पहले काफ़ी दूर हुआ होता था क्योंकि जंगल वगैरह होता था बीच में। अब तो लगभग सिटी में ही है हल्द्वानी। चोर गलिया से ये सब मिल गए और नंदौर घाटी से की तरफ इन लोगों ने चलना शुरू किया। नदी से इन्होंने मछलियाँ वगैरह मारी। अच्छा, चलते चलते 5वें दिन इन लोग पहुँचे दुर्गा पीपल। दुर्गा पीपल से इन्होंने एक काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ी और एक जगह पे कहीं इन्होंने रात बिताई। अगले दिन इन्होंने जल्दी अपनी यात्रा शुरू करी और चलथी के रास्ते से निकले। चलथी जो है दोस्तों पिथौरागढ़ और टनकपुर और चंपावत के रूट पे बीच में पड़ता है। और चलथी के आसपास में बाघ बहुत है, वो बाघों का एरिया है, टाइगर का। मैंने खुद देखा हुआ है। मैंने बताया भी था एक अपने पिछले वीडियो में आपको कि हम एम्बेसडर से जा रहे थे अपनी, तो रोड में बाघिन बैठी भी थी और उसके 2 बच्चे रोड में ही खड़े थे और काफ़ी देर तक वो बैठी रही और हम लोग भी उसको देखते रहे। फिर थोड़ी देर में वो उठ के नीचे चले गई और उसके बच्चे भी चले गए, तब हम आगे बढ़े। और मेरे ख्याल से उस टाइम में काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये 80s के आसपास की, जितने भी पिथौरागढ़ से जो टनकपुर से सामान सारा पिथौरागढ़ ट्रकों से आता था, तो ट्रक वालों को तो आए दिन वहाँ पे जो है टाइगर दिखते रहते थे। कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होती थी उस क्षेत्र में बाघों का दिखना, यानी कि ये टाइगर का दिखना। अब इन लोगों ने यहाँ से 12 मील आगे चल के ये लदिया नदी के किनारे पे इन्होंने अपना कैंप लगाया। अगले दिन सुबह उठे और लदिया नदी के किनारे 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 चलते हुए ये पहुँचे सैम गाँव। तो वहाँ से हल्द्वानी से चोर गलिया से जिस दिन चले थे उस दिन से लेके जो ये आज जो ये सैम गाँव पहुँचे थे, इनके 10 दिन हो गए थे, यानी कि 10वें दिन ये सैम गाँव में थे। तो इतने 10 दिन ये सिर्फ सफ़र करते हुए आए थे। सोचिए अब आप, ये कितना लंबा सफ़र पैदल या घोड़े पे या जैसे भी करके आए होंगे। तो 10 दिन इनको लगे थे। और सैम गांव जो है नदी, लदिया नदी की बाईं तरफ था। वहीं पे एक खेत था जो काफ़ी वीरान सा था और जिसमें कोई आता जाता भी नहीं था। इन्होंने वहाँ पे अपना कैंप किया। यहाँ से 200 गज की दूरी पे उस वृद्धा का मकान था जिसको बाघ ले गया था, और करीब 100 गज की दूरी पे लदिया नदी और शारदा नदी का संगम था। इधर से शारदा आती थी, उधर से लदिया आती थी, दोनों मिलके फिर आगे बढ़ जाती थी शारदा के नाम से। तो ये एरिया इनको बड़ा सूटेबल लगा और इन्होंने यहीं पे अपना कैंप किया। गिल वाडेल एक पुलिस ऑफिसर थे जो इनको लदिया नदी के किनारे मिले थे, और वो भी कई दिनों से अपना यहाँ पे कैंप डाले हुए थे। और उन्होंने इसको पकड़ने के लिए, टाइगर को मारने के लिए एक भैंसे का भी उपयोग किया था। तो उन्होंने बताया कि साहब हमने तो भैंसे का भी प्रयोग किया, लेकिन ये बाघिन भैंसे को मारती ही नहीं है। ये आती है और बाघ के उसका भैंसे का चक्कर लगाती है और अपना चली जाती है। ये तो मतलब बाघ को, ये भैंसे को ये नहीं देखती है। अगला दिन हुआ 11वां दिन। तो एबिस्टन साहब ने गांव के आसपास के गांव के प्रधान और फॉरेस्ट के जो जो क्षेत्र रक्षक थे, पटवारी थे, इन सब को बुला करके एक मीटिंग कर रहे थे। इन्होंने इधर मीटिंग शुरू करी और जिम कॉर्बेट साहब जो है उस लदिया नदी और शारदा नदी की तरफ को चले गए। ये एरिया पूरा रेतीला था, काफ़ी बड़ा रेत का मैदान था, क्योंकि नदियों के दो दो नदियाँ थी, संगम थी, तो काफ़ी एक रेत का काफ़ी बड़ा मैदान सा था। ये इसमें पग चिन्ह ढूंढने के लिए जा रहे थे कि कुछ बाघ के निशान मिलें। इन्हें कई तरह के निशान दिखे उस पर, गुरड़ काकड़ के जो संभवतः पानी पीने के लिए आए होंगे, एक भालू के, एक तेंदुए के, और थोड़ा और आगे जाके इन्होंने देखा तो एक बाघिन और उसके साथ में उसके एक शावक के, एक बच्चे के पाँव के निशान। तो ये वही शावक था, ये वही बाघ का बच्चा था जिसको इन्होंने, उस बच्चे को इन्होंने जो चूका वाली स्टोरी मैंने आपको बताया था ना कि पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, बाघिन आई और इनके पेड़ के नीचे दाहिनी तरफ जाके बैठ गई, अपने नाक से इशारा कर दिया अपने बच्चों को कि जाओ वहाँ शिकार है खाओ। बच्चे ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। फिर जब उन्होंने मक्खियों को भिनभिनाते हुए देखा तब उन्होंने शिकार ढूंढा। तो ट्रेनिंग चल रही थी बच्चों की, मैंने बताया था आपको।
अगर आपको चुका की स्टोरी याद हो तो वो ये वही शावक था, ये वही माँ और वही बच्चा था। ये जिम कॉर्बेट साहब उसके पाँव को निशान को देख के पहचान गए। बागिन ने कई बार जो है लाद्या नदी को आर पार किया था, उसके पाँव के पुराने बहुत सारे निशान दिख रहे थे और ताज़े निशान भी थे। और जो रात थी, पिछली रात यानी कि जो रात निकल गई थी, उस रात वो बागिन इनके जो कैंप था उसका चक्कर भी उसने काटा था। और गांव वालों को पूरा पूरा शक था कि यही बागिन है जो प्रधान साहब की माँ को ले गया, खा जिससे जिससे उस वृद्ध महिला को मारा है। और दूसरा कारण ये भी था कि ये कई दिनों से इसी क्षेत्र में दिख रही थी। तो जिम कॉर्बेट साहब को भी यही लगा कि हाँ, हो सकता है कि यही बागिन हो, जो बागिन एक दिन इनके पेड़ के नीचे लेटी हुई अपने बच्चों को खाने की तरफ इशारा कर रही थी और ये उसकी खूबसूरती निहार रहे थे उस रॉयल बंगाल टाइग्रेस की। तो इनको भी लगा कि शायद वही हो। अब प्रश्न ये आया कि आखिर ये मैनीटर हो कैसे गई, ये क्यों हो गई। तो इनको लगा कि जब इन्होंने चुका वाले नरभक्षी को मारा था अप्रैल में, तो ये बागिन उसके साथ मीटिंग पीरियड में रही होगी और चूंकि वो मर गया था, ये अकेली हो गई थी। तो और उसके साथ इसने जो है आदमी को खाया था, इंसान को खाया था, शायद इसका टेस्ट डेवलप हो गया होगा इंसान को खाने का। तो इसने जो है अब अकेले ही इंसान को खाना शुरू कर दिया था, मारना शुरू कर दिया था। ये एक अवधारणा उनकी, एक विचार उनके दिमाग में आया, जो एक अनुमान जो ये गलत था। ये बाद में, ये जब उसको चेक किया गया तो बाद में गलत साबित हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नैनीताल से निकलते समय इन्होंने जो है तहसीलदार साहब को बोल दिया था कि 4 भैंसें जो है सैम गांव भेज दी जाए। तो जब वो भेजी जा रही थी तो एक भैंस जो है रास्ते में मर गई। तो 3 भैंस सैम गांव आ चुकी थी और एक भैंस जो है मैकडोनाल्ड साहब जो फॉरेस्ट अफसर थे उन्होंने भी भेजी हुई थी। तो इनके पास 4 भैंसें हो गई थी और उसी शाम इन्होंने इन चारों भैंसों को अलग अलग बांट दिया। अगले दिन चुका के लोग बड़े उत्साहित थे, उन्होंने खेत में अपना हल वल भी चलाया था। दिन भर हल चलाने के बाद में जो है वो 3 परिवार जो है, ये गिर जाता है ना, तो 3 परिवार जो है टॉर्च है लाइट के लिए ऐसे लाइट कम होती है। तो वो 3 परिवार जो है खेत पे रुक भी गए थे, खेत जुताई उताई करी और शाम को देर हो गई थी तो वहीं पर रुक गए थे। उनके साथ उनके मवेशी भी थे। बाघिन आई, जब बाघिन आई तो मवेशियों ने थोड़ा सा वो किया, शोरगुल किया, हल्ला गुल्ला किया, आवाज़ें करी, उनके गले में बदी हुई घंटियाँ बोली होंगी। तो ये लोग जग गए और ये वहाँ से चले गए, निकल गए, बच गए। बाघिन जो है वहाँ से निकली और वो भैंसों को देखते हुए उनके बगल से निकलते निकलते अपना ये कोट कुंदरी की तरफ चली गई। ये कैसे गई है कि ये ल्यख नहीं लगा रही थी भैंसों को। हमारे पहाड़ियों बोलते हैं ल्यख नहीं लगाते हैं यानी कि मतलब मुंह नहीं लगाते यार, भाव नहीं देते हैं, अरे चल क्या लाख लगाना हो रहा उसको, अरे क्या बात करनी है उससे। तो यही चीज़ वो भैंस के साथ कर रही थी। 27 तारीख की सुबह की बात है। ये एविस्टन फैमिली और जिम कॉर्बेट साहब अपने नाश्ता वाश्ता करके फारिग हो गए थे तो देखा कि प्रधान का भाई जो है तिवारी कुछ लोगों के साथ बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ चला आ रहा है और आकर के उससे बताया कि गांव का एक आदमी नहीं मिल रहा है साहब। मैंने कहा नहीं मिल रहा है मतलब? बोले साहब हुआ यूँ कि आदमी गया कि अपने मवेशियों को देखने के लिए कि वो कहीं जंगल में ना चले जाएं, तब से वो आदमी लौटा ही नहीं है और नहीं मिल रहा है। तो ये डाउट हुआ कि कहीं उसको टाइग्रस ने कहीं मार तो नहीं दिया, बाघिन ने तो कहीं नहीं उसको मार लिया है। इन लोग तैयार तो थे, इन्होंने फटाफट जो है अपना सामान वामान उठाया और ये चल दिए ठाक गांव की ओर। ठाक गांव यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी भी, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे था, कोई ऐसे दूर नहीं था। लेकिन जो चढ़ाई थी वो खड़ी चढ़ाई थी और इनको समय बर्बाद नहीं करना था। तो ये बिना रुके बड़े तेज़ी से साथ जो है लगभग दौड़ते हुए उस चढ़ाई में ये एविस्टन फैमिली और जिम कॉर्बेट साहब और वो तिवारी जी और बाकी लोग सब बड़ी तेज़ी से चलते चले जा रहे थे। और जब ये चढ़ाई पार करके
ठाक गांव की सीमा में पहुंचे तो ये थक के बुरी तरह से चूर हो चुके थे, पसीने से लथपथ हो गए थे, बिल्कुल बेदम जिसको बोलते वो हो गए थे। खैर, उसके बाद ये वहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो जैसे ही इन्होंने झाड़ियों को पार किया, क्योंकि वहाँ से रास्ता थोड़ा समतल सा हो गया था गांव जाने के लिए, लेकिन झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों वाले बीच से रास्ते से पगडंडी से जब ये आगे बढ़े, इन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग, पहले इन्होंने एक महिला के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ें इनको आने लगी। तो ये लिखता है कि पहाड़ में जो महिला का पति अगर कुछ हो जाए तो वो जिस तरह से रोती है वो बहुत करुणामयी होता है, मतलब बहुत खुद को रोना आ जाता है उसका रोना देख के, कुछ इस टाइप का माहौल हो जाता है, बहुत द्रवित करने वाला, बहुत दुखी करने वाला। ये वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा कि 10-15 लोग और वो महिला जो है एक तरफ को देख रहे हैं। ये उनके नज़दीक गए तो उन सब ने देखा, 12-15 आदमियों ने जो इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, बोले साहब हम लोगों ने अपनी छत से देखा है कि वो उधर दूर कहीं पे एक तरफ उन्होंने इशारा किया, कहीं दूर वहाँ पे सर कोई चीज़ सफ़ेद सफ़ेद सी कोई चीज़ चमक रही है, कहीं वो उसके कपड़े तो नहीं है। तो जिम कॉर्बेट साहब, तिवारी और एविस्टन साहब ने वहाँ जाने का फैसला किया। मिसेस यानी कि लेडी एविस्टन और वो महिला और गांव वाले उसके घर की तरफ को चले गए। ये 3 लोग उस सफ़ेद जो चीज़ चमक रही थी उस तरफ को चले गए। वहाँ जाके देखा इन्होंने कि वाकई में वो कपड़े थे, उसकी एक टोपी एक तरफ गिरी पड़ी हुई थी, और वो जो सफ़ेद जो दूर से चमक रहा था वो संभवतः उसकी धोती रही होगी जो खुल गई थी, क्योंकि वहाँ पे संघर्ष के बहुत निशान थे, लेकिन खून की बूंद नहीं थी। तो हुआ क्या था कि बाघिन ने जब उसको पकड़ लिया था, उसकी गर्दन को दबा दिया था, छोड़ा नहीं था, और ऐसे ही उसको वो घसीट के लेके चली गई थी। अब क्योंकि खून के निशान नहीं थे और कहीं पे घसीटने के निशान भी नहीं दिख रहे थे, तो ये लोग के समझ में नहीं आता क्या करें। तो जिस जगह पे ये खड़े थे वहीं पे जो पहाड़ी थी उसके ऊपर इन्होंने देखा तो वहाँ पे झाड़ है खूब, और झाड़ को जो है लताओं ने ऐसे ढक दिया है, गोल मतलब पूरा इधर से उधर तक छत की तरह कर दिया है। तो इन्होंने सोचा कि पहले इस झाड़ को ही देखा जाए, अगर इसके अंदर बाघिन होगी और ये कहीं दूसरी दिशा में जाएंगे तो बाघिन इनके पीछे लग जाएगी, जो बाघिन के लिए पॉजिटिव होगा इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, इनका पक्ष कमजोर हो जाएगा। ये झाड़ के अंदर जाके ढूंढने लगे, इनको एक जगह पे जो है बाघ के पंजे दिखाई पड़ गए, और इनके समझ में आ गया कि इस जगह से जो है बाघिन ने उसके ऊपर अटैक किया। वो जगह देख के आइडिया आ गया था कि यही वो स्थान है, यहाँ से इसने बाघिन ने अटैक किया। अब ये लौट के अपने डेरे पे आए और एक रणनीति बनाने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो डिसाइड ये हुआ कि आज ही जो है इसके शिकार के साथ ही इसको मार दिया जाए, क्योंकि जब ये शिकार ले गई है तो अभी इसने पूरा खाया नहीं होगा, और ये शिकार को आज और कल में खाएगी, तो उसको आज ही मार दिया जाए। तो ये विचार करके ये तीनों लोग जो है दोबारा आए। अब ये बड़ी सावधानी से चल रहे थे, किस तरह से, ये एक के पीछे एक के पीछे एक, यानी कि सबसे आगे जिम कॉर्बेट साहब जिनके पास राइफल थी वो सबसे आगे चल रहे थे, इनके पीछे करीब 1-1.5 फीट पे तिवारी, उसके पास राइफल नहीं थी, और उसके पीछे एविस्टन साहब जिनके पास राइफल थी। जिम कॉर्बेट साहब सामने का एरिया पूरा कवर करते हुए चल रहे थे गन से, और ये जो पीछे तिवारी जी थे ये अपना दाहिने दूर दूर तक दाहिने और इधर बाएं और इस तरह से देखते हुए चल रहे थे, और जो एविस्टन साहब थे वो बिल्कुल पीछे घूमे हुए थे और उल्टी साइड से, यानी कि वो पीछे से कवर करते हुए ये 3 लोग बड़ी सावधानी से चल रहे थे। और इनका विचार ये था कि बाघिन का अगर एक बाल भी दिखाई पड़े, यानी कि जरा सी भी बाघिन दिखाई पड़े, तो इन्होंने जो है शूट कर देना है, गोली चला देनी है, रुकना नहीं है, झिझकना नहीं है, इनको गोली मार देनी है। अब ये बड़े धीरे धीरे बड़े सावधानी से चलते चले जा रहे थे। करीब ये बाघिन को खोजते हुए, उसके निशानों को खोजते हुए करीब ये 200 गज आगे ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां पे बाघिन ने उस आदमी को के गर्दन से अपने जबड़े को छोड़ा था, और जैसे ही उसे जबड़ा छोड़ा तो वहाँ पे खून का एक बहुत तेज खूब फव्वारा सा निकला, एक भलभला के खून निकलने लगा, और वहाँ पे जहाँ पे उसका खून हुआ वहाँ पे एक पॉन्ड सा बन गया था, तालाब सा बन गया था। इन्होंने उस जगह पे देखा उसको, तो इन्होंने आइडिया लगाया, जब बाघिन जो है उस आदमी को लेके जा रही थी तो वो जो उसके मवेशी थे अपने मालिक को बचाने के लिए जो है वो बाघिन के पीछे दौड़े होंगे, बाघिन आगे आगे इसको लेके दौड़ रही थी, पीछे पीछे वो दौड़ रहे थे। फिर बाघिन को ये लगा होगा कि कहाँ अब ये सबसे इतना झगड़ा बड़ा करूँ, छोड़ो इसको बाद में देखूंगी,
उसको वहाँ पे छोड़ के वो वहाँ से दूर निकल गई थी। मवेशी भी थोड़ी देर में लौट गए थे, उसके बाद बड़ी देर बाद बाघिन आई और बाघिन ने आकर के उसको उठाया और ले गई। अब की बार बाघिन ने उसको गर्दन से नहीं उठाया, उसको पीठ से उठाया, यहाँ से पीठ से उसको उठाया। ये तरीका कठिन था और रास्ता भी कठिन था। जिम कॉर्बेट साहब और इन लोगों को भी जो है चलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। तो आधा किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में इन्हें करीब 2 घंटे लगे। अब ये उस स्थान पे पहुंच गए जिस स्थान पे आपको याद होगा इन्होंने चुका के नरभक्षी को मारा था। अब मैं वो कहानी चुका वाली यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। और वहीं पे से इन्होंने देखा कि एक चट्टान के दाहिनी तरफ से बाघिन के पाँव के निशान जा रहे हैं। तो इनके दिमाग में आया कि ये बाघिन जरूर यहीं से आगे जाके इस चट्टान के पीछे कहीं पे लेटी होगी। इन्होंने हाथ से इशारा किया अपने आदमी को रोकने के लिए। हालांकि आइवेस्टन साहब और ये दोनों रबड़ सोल के जूते पहनते थे, उस टाइम भी रबड़ सोल के जूते पहने हुए थे। तिवारी जी नंगे पाँव थे, इनके चलने में आवाज़ नहीं हो रही थी, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे। और फिर ये इंच दर इंच मतलब ऐसे धीरे धीरे चल रहे थे। बताया ना आधा किलोमीटर करने में जो है इनको 2 घंटे लग गए थे। इशारा किया इन्होंने इनको रुकने के लिए और ये बहुत दबे पांव आगे की तरफ बढ़ गए। चट्टान जो थी उसके पीछे की तरफ एक छोटा सा समतल मैदान था और ये वहां पे पहुंचे तो वहां पे तो कुछ नहीं था। उसके आगे इन्होंने देखा तो इनको एक और समतल मैदान दिखाई पड़ा जिसके ऊपर एक चट्टान यूं आई हुई थी, नीचे मैदान है और उडियार जैसा बना हुआ था। पहाड़ के लोग उडियार जो देखे ना उत्तरांचल के लोग वो समझ जाएंगे। उडियार एक उडियार सा बना हुआ था, यानी कि ऊपर से ऐसे चट्टान आ जाती है, नीचे जमीन होती है। तो वहां पे जरूर बाघिन होगी। जिम कॉर्बेट साहब उस दिशा में चल गए और उस चट्टान में चढ़ने जा रहे थे। यहाँ पे इनकी किस्मत थोड़ा सा बदकिस्मती में बदल गई। पीछे से एक लंगूर ने जो है जो उतनी देर से शांत बैठा हुआ था, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने जो है एक कॉल दे दी, अलर्ट कॉल। अलर्ट कॉल को सुन करके अच्छा ये सोचे थे कि बाघिन सोई हुई है, बाघिन सोई हुई नहीं थी। बाघिन जो है बड़ी तेजी से ब्लैकबेरी का एक झाड़ था उसके अंदर घुस के ओझल हो गई। बड़ा मूड खराब हुआ जिम कॉर्बेट साहब का। खैर इन्होंने अपने आदमियों को बुलाया इशारा करके कि आ जाओ भाई, कोई बात नहीं। आए, बोले भाई थी तो यहीं पे लेकिन अभी ये इसके अंदर कहीं घुस गई है, दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ये तीनों वहीं पे पीठ से पीठ लगा के बैठ गए, यानी कि एक दूसरे के पीठ लगा करके ऐसे बैठ गए, ट्रायंगल टाइप का बन गया। इसका कंधा उससे, उसका कंधा उससे, आप समझ गए ना, पीठ से पीठ लगा के बैठना। बैठ गए और सिगरेट निकाल के जला ली, सिगरेट वगैरह पीने लगे। उसका विचार किया कि क्या किया जाए। तो विचार ये हुआ भाई बाघिन तो भाग गई है, अब चलो उसके शिकार को ही ढूंढ लेते हैं। तो क्योंकि अब तो पीठ से पकड़ रखा था तो उसके खून की जो है रेखा बनी हुई थी एक तरफ को जाती हुई। बाघिन ने शिकार को एक पत्तों उत्तों से ढक दिया था ताकि जिससे वल्चर और ये नीलकंठ वगैरह ना देख पाए। तो इन्होंने उस शिकार को देख लिया और जब शिकार को इन्होंने देखा, यानी कि उस आदमी को, शिकार शब्द सही नहीं, जब उस आदमी को देखा तो जिम कॉर्बेट साहब के रोंगटे खड़े हो गए। वो लिखते हैं कि संवेदना में जो मेरे पाठक है जो इस किताब को पढ़ रहे हैं, मैं उनकी संवेदनाओं के साथ नहीं खेलना चाहता, उनकी दिल की, उनकी भावनाओं के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। ये जिस हालत में हमने बॉडी देखी, उस बॉडी के लिए तो सही ये था कि इसको अब ऐसे ही छोड़ दो, इसके परिवार वालों को भी ना दिखाओ, क्योंकि परिवार वाले अगर आज इसकी बॉडी देख लेंगे तो जिंदगी भर उनके दिमाग में ये छवि बनी रहेगी और ये बाघ के प्रति नफरत उनकी बहुत ज़्यादा हमेशा जिंदगी भर के लिए रहेगी। इतनी बुरी हालत में कभी उन्होंने किसी शव को नहीं देखा था। उन्होंने कई बाघ अटैक देखे थे, बहुतों को देखा था, लेकिन जो हालत ये थी, ऐसी हालत उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ये बताते सिर्फ मांस का ढेर था, समझ लीजिए। और नरभक्षी जब वो भागी थी तो संभवतः उसने जो है जिम कॉर्बेट साहब का हाथ देख लिया था। जब बंदर या लंगूर ने कॉल करी तो बाघिन ने इनका हाथ देख लिया था। तो वो ब्लैकबेरी की झाड़ियों के अंदर घुस गई थी और एक शिकारी जब असफल होता है, जिम कॉर्बेट साहब के ही शब्द है, एक शिकारी जब असफल होता है तो नरभक्षी उतना ज़्यादा सावधान हो जाता है और उतना ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है।
और कई बार क्या होता है कि वो अपने शिकार पे भी वापस नहीं लौटता है। लेकिन डिपेंड करता है, नरभक्षी है, कई बार आ भी जाता है और कई बार नहीं भी आता है। एक्चुअली वो करता क्या है, वो जब उसे पता चल जाए कि उसको मारने के लिए उसको ढूंढा जा रहा है, तो बड़ी शांति से, बहुत चुपचाप तरीके से पत्तों के पीछे से या कहीं से ऐसी जगह से अपने भावी शिकारी के ऊपर नज़र रखता है कि मौका लगे तो वो शिकारी के ऊपर पहले अटैक करके उसको मार दे। भाई कोई मुझे मारने आ रहा तो पहले मैं यही करूँगा ना कि मौका लगती है पहले ही उसको मार दूँ। हर कोई वही करेगा। तो यही वो भी करता है। तो वो हत्यारे को खोजने की कोशिश करता है पत्तों उत्तों के अंदर से छिप करके इधर उधर से। और अंदर जाके जिस झुरमुट के अंदर वो ब्लैकबेरी के अंदर जिस झुरमुट के अंदर बाघिन घुस गई थी, अंदर जाके करीब एक 40 स्क्वायर फीट का जो है एक मैदान सा था, वो वहाँ पे बैठी हुई थी। अगर वो वहाँ से उसके निकलने की संभावनाएं तो बहुत कम थी, क्योंकि अगर वो वहाँ से निकलती तो बंदर की नज़र में आती, वो लंगूर की, और लंगूर जो है कॉल करता। तो वो वहीं पे छिपके बैठी हुई थी। अब इन लोगों को अपनी रणनीति तैयार करनी थी। इन लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है कि हम तीनों लोग तो गांव जाके सामान ला नहीं सकते हैं, एक जने को नज़र रखनी पड़ेगी। मान लो हम तीनों चले गए, बाघिन आई और उसने शिकार को उठाया और कहीं लेके चले गई, तो फिर उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हमको मिल गई है, शिकार भी मिल गया है, बाघिन भी हमारे आसपास है, तो कोई दो लोग जाओ और एक जना नज़र रखे। तो जिम कॉर्बेट साहब रुक गए नज़र रखने के लिए, और एविस्टन साहब और तिवारी जी नीचे गांव की तरफ चले गए सामान लाने के लिए। एविस्टन जिम कॉर्बेट साहब वहीं पे एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। अभी इनको करीब 15-20 मिनट हुए थे बैठे हुए, इनको अचानक एक पत्थर के सरकने की और फिर उठने की आवाज़ आई। यानी कि आप जब पहाड़ पे आप कई बार चलेंगे तो क्या होता है कि कुछ बड़े रॉक्स, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो गोल से पत्थर है, मान लीजिए अगर आपने उससे पाँव रखा तो वो एक तरफ झुकते हैं, और पाँव उठा दो तो फिर वो सीधे हो जाते हैं। यानी कि तो वही चीज़ हुई थी, बाघ ने उससे पाँव रखा और जैसे ही वो झुकने लगा तो उसने अपना पाँव हटा दिया, जिससे कि पत्थर अपनी जगह में आ गया। जिम कॉर्बेट साहब कहते कि मैं चाहता था ऐसे में ही गोली चला सकता था, मैं उसको गोली चला देता, लेकिन इससे खतरा ये था कि गोली उसको लगती कि नहीं लगती, मैं जरूर पेड़ से नीचे गिर जाता, क्योंकि मेरा जो जो एंगल बन रहा था वो नहीं बन पा रहा था इस तरह का कि मैं उसको जो है उस पर फायर कर सकूँ, मैं उसको प्रॉपर देख करके फायर कर सकूँ। मेरा गिरना पक्का था, तो गोली नहीं चलाई। कुछ देर और हुई, इनको महसूस हुआ कि बाघिन जो है इनको कहीं से देख रही है, और इन्होंने बहुत कोशिश करी इधर उधर देखने की, समझ में नहीं आया इनको। तभी इनके पीछे जो है एक टहनी के चटकने की आवाज़ आई। अब जंगल में एक बाघ किस तरह से घूमता है ये उसका उदाहरण है। वो बाघिन, मैंने बताया ना कि इनको बाघिन की उपस्थिति का आभास हो रहा था, और बाघिन आई भी थी। बाघिन आई, उसे एक जगह से इनको देखा और बहुत देर तक इनको देखती रही खड़ी होकर के, और उसके बाद जैसे आई थी, बिना एक पत्ता हिलाए, बिना कोई आवाज़ किए, वैसे ही लौट भी गई, यानी कि चली गई वहाँ से। और इतने टाइम भी काफ़ी हो गया था एविस्टन साहब और उसके पहले तो क्या हुआ कि इनके जो शरीर भी ऐड गया था, क्योंकि इतनी देर से ये गन पकड़े हुए, हाथ भारी हो गया था, पाँव में ऐठन आ गई थी बैठे बैठे, कंधे में वजन ज़्यादा आ रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के करीब हो गए थे और बाघिन की तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही थी। इन्होंने राइफल नीचे रख दी, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स किया, बड़ा आराम इनको मिला। इतने में एविस्टन साहब की आवाज़ आ रही थी, और उनके साथ में उनके दल के लोग भी आ रहे थे। तो आ गए एविस्टन साहब और उनके दल के लोग आए। ये अब थोड़ा सा एविस्टन साहब के बारे में बताते हैं कि मैं कई लोगों के साथ शिकार में गया हूँ, लेकिन इनका जैसा बढ़िया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इनसे, इनके बराबर बिंदास शिकारी मैंने कोई दूसरा नहीं मिला। ये सबसे अलग थे, सबसे शानदार थे। ये हर परिस्थिति को समझते थे, ये निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करते थे, किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता था। शेर के समान इनका जिगर था, मतलब किसी चीज़ से डरते नहीं थे, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और बड़ी ध्यान से रखते थे। अब वो गए तो रस्सा ले निकले थे, लेकिन जब लौट के आए तो काफ़ी कुछ खाने का सामान, गरम गरम चाय,
कुशन बैठने के लिए, दरी, कंबल सब लेके आए कि क्योंकि दूरदर्शी थे, अगर रात में रुकना पड़ा तो उसके लिए सामान चाहिए होगा। तो इस तैयारी से वो आए। जिम कॉर्बेट साहब पेड़ से नीचे उतरे, इन्होंने सारा घटनाक्रम बताया, चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता जो भी लाए थे किया। एबिस्टन साहब ने अपने एक आदमी को बोला कि उधर जो सामने पेड़ दिख रहा है, उधर दूसरी तरफ की तरफ इशारा किया, उस पेड़ में जाके एक मचान बांधो। तो वो चला गया उस तरफ मचान बांधने के लिए, और ये इधर अपना आराम से सिगरेट विगरेट पी रहे थे। वो मचान बांध के वो आदमी आ गया, और इधर उधर की बात ही। और इन लोगों ने, होता क्या है पहाड़ों में, क्या है ना कि जब सूरज पहाड़ के पीछे चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो वही कुछ वैसा ही टाइम हो रहा था। तो कॉर्बेट साहब ने बोला कि ठीक है भाई, अब मैं जो है बैठ रहा हूँ पेड़ पे, और तुम लोग अब जाओ नीचे गांव की तरफ। तो एवेस्टन साहब को पहले थाक जाना था, थाक से अपनी वाइफ को लेकर के फिर जो है नीचे अपने ये जो सैम में जहाँ कैंप था वहाँ तक जाना था। शाम होने लगी थी, अंधेरा होने लगा था। तो करीब 4 बजे के आसपास का टाइम था। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं, ये इस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए जिसमें पहले बैठे हुए थे। अब के बाद इनका कुशन वगैरह था, कंबल वगैरह था। ये आराम से पेड़ के ऊपर बैठ गए, और उन लोगों के जाने की आवाज़ काफ़ी देर तक सुनते रहे। कुछ देर के बाद में एक घुरड़ बहुत तेज़ी से भौंका, और भौंकते हुए इनकी तरफ दौड़ के आया। जैसे ही वो इनकी तरफ दौड़ के आया तो ये बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ये समझ गए कि बाघिन अब इधर नहीं आ रही है, बाघिन जो है एबिस्टन के पीछे पड़ गई है। अब वो पीछे पीछे इनके चल रही है। और अगर कहीं एबिस्टन साहब जरा भी लापरवाह हो गए, या उनको ये लगा कि ये कॉल से कि बाघिन जो है मांस खाने जा रही है जिम कॉर्बेट के साहब की तरफ, तो वो थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं। और कहीं ऐसी लापरवाही हुई और बाघिन ने उन पर अटैक कर दिया, तो ये बहुत परेशान हो गया, और कह रहे कि इतना परेशान हो गया मैं एक बार कांप गया, और मुझे फीवर सा महसूस होने लगा, ऐसा लगा जैसे बुखार आ रहा है। और मैं भी बहुत, मतलब अच्छा, लेकिन क्या है कि एबिस्टन साहब बड़े एक्सपीरियंस थे। वो ठाक के नज़दीक पहुंच गए थे, और जब ठाक गांव के नज़दीक पहुंच गए थे तो वहाँ पे थोड़ा सा मैदान सा था, बड़ा फैला हुआ एरिया था। तो ये इन्होंने पूरे ग्रुप को, जो जो इनका दल था, उसको एक साथ कर लिया था और एक साथ लेके चल रहे थे। अच्छा, थोड़ी देर के बाद में जिम कॉर्बेट साहब बताते कि एक काकड़ की एक और कॉल आई। अब ये थोड़ा और दूर से आई थी, ठाक की तरफ से आई थी। तो इनको 100% है कि अब जो है ये बाघिन 100% एबिस्टन साहब के पीछे है, खतरा अभी टला नहीं है, ये कैंप की तरफ जा रही है उनके पीछे पीछे। इस तरह से जंगल की आवाज़ें इनको बड़ी मदद कर रही थी बाघिन की पोजीशन को समझने के लिए, कि बाघिन कहाँ कर रही है, कब कर रही है। और उधर एबिस्टन साहब भी समझ गए थे कि बाघिन उनके पीछे आ रही है। तो वो भी पूरी सावधानी के साथ अपने दल को लेकर के, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ को लेकर के कैंप तक पहुंच गए थे। और उसके बाद में वो जो बाघिन थी वो फिर उस लद्या नदी को पार करके कोट कुंदरी की तरफ चली गई थी। बाघिन अपने पुराने शिकार की तरफ लौटेगी नहीं लौटेगी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि मैं रिस्क नहीं ले सकता था किसी तरह का। बंदी हो गया, मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था, कोई भरोसा नहीं था, हो सकता है आ जाए, क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाघिन के लिए कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है, हो सकता है वो आ जाए खाने के लिए। क्या है कि काफ़ी देर हुई, मुझे अचानक जो है दूर से कोई जीव, कोई पशु आते हुए दिखाई पड़े। तो क्योंकि उस टाइम तक पूरा चांद पहाड़ से निकल के नहीं आया था, तो मुझे दूर दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब वो बहुत नज़दीक आ गए तो मैंने देखा कि वो एक शाही का जोड़ा था, जिसने वो जो बांस का ढेर था उसके चारों तरफ उससे कई चक्कर लगाए, और उसके बाद फिर वो एक तरफ को चला गया। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने झाड़ियों में किसी भारी भरकम जीव के रगड़ने की, चलने की आवाज़ सुनी, जब पत्तियों में रगड़ से चढ़ के आ रहा था। तो चांद भी थोड़ा सा ऊपर आ गया था। तो इनकी नज़र पड़ी तो वहाँ पे एक हिमालयन, एक भालू था, हिमालयन बोर, ये बियर। तो इनकी नज़र पड़ी, भालू था। भालू जो है मुंह ऊपर करके हवा की रुख से यूं यूं करके सूंघ रहा था। उसे जो है बाघ की, मानव रक्त की बड़ी मिली जुली खुशबू आ रही थी। वो बाघ से तो उसे घबराहट नहीं थी, क्योंकि भालू बाघ से लड़ जाता है और उसका मांस छीन के खा भी जाता है, तो उसकी वो नहीं थी। लेकिन वो मानव रक्त से थोड़ा परेशान सा हो रहा था।
वो एक जगह पे बैठ गया और बड़े गौर से उसको देखने लगा, उस जो इंसान था उसको देखने लगा। थोड़ी देर तक देखने के बाद में वो बहुत खड़ा हुआ और खड़े होकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो शायद वो अपनी साथिनी को कॉल कर रहा था या जो भी था, और उसके बाद निडरता से वो आया। अच्छा, जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल पकड़ के तैयार कर ली, क्योंकि इनको अपना एक वाक़या याद आ गया था जब इन्होंने देखा था कि एक औरत एक पहाड़ से गिर के ख़त्म हो गई थी, और जब वो नीचे गिरी तो उसको एक भालू पकड़ के ले गया और उसको पूरा खा गया था। तो कहीं इस मांस को भी ना खा जाए, इसको रोकने के लिए इन्होंने गन तैयार कर ली। लेकिन भालू आया, उसने सूंघा, सब कुछ किया, और उसके बाद पता नहीं क्या उसके दिल में आया और वो चला गया। उसके जाने के बाद में वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंट। जंगल का आवाज़ वही, ये जो जंगली आवाज़ जो छुटपुट होती है वही, और कभी कभी बीच बीच में कहीं दूर से काकड़ के या हिरन के या किसी उसके आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे सूर्योदय का भी टाइम हो गया, सूरज उगा। तब तक एबिस्टन साहब का अपना आदमियों को लेकर के आ गए थे। जिम कॉर्बेट साहब भी पेड़ से नीचे उतरे। अब एबिस्टन साहब के साथ में गांव के कुछ लोग भी आए थे, जो अपने साथ एक सफ़ेद चादर लाए थे। उन्होंने बांस का वहीं पे जो है एक लकड़ियों को बांध के एक झूला बनाया, उस पर एक सफ़ेद चादर बिछाई। फिर जो वो अवशेष थे, जो सब था, वो सब उठाया और बड़ी अंतर्मन से, श्रद्धा से, भक्ति से और दुखी उससे उसको उठाया, उस पर रखा, उसको ढका, अपने कंधे में रख के वो संगम की तरफ निकल गए। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये सब कहते हुए धीरे धीरे अपना वो चले गए। कॉर्बेट साहब ने भी चाय वगैरह पी, हल्का नाश्ता किया। 14 घंटे से ज़्यादा समय हो गया था इनको पेड़ पे चढ़े हुए, थक गए थे। तो ये भी, अब उनको 14 घंटे हो गए थे, मुझे भी करीब 40 मिनट हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पर रोक देता हूँ। आगे की कहानी अगले उसमें सुनाऊँगा। आज नहीं बनाऊँगा क्योंकि आज मैच शुरू होने का टाइम हो रहा है, तो कल बना के आपको सुनाऊँगा आगे की स्टोरी। और जो मित्र पहली बार मेरे इस उत्तरांचल डायरीज़ में आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें, आगे की एपिसोड सुनने के लिए बेल आइकन दबा दें। लाइक कमेंट सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी हिम्मत होती है, मैं प्रेरणा मिलती है कि कुछ और सुनाऊँ। नहीं तो आप तो जानते ही हैं, पिछले 9 साल से चारपाई में पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। आप लोगों के साथ गपशप करके थोड़ा मेरा भी टाइम पास हो जाता है। तो दोस्तों, परमिशन दीजिए अपने इस दोस्त को। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय माँ भारती।